अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा जी, कल तो खैर सलाब दुआ में टाइम गुजारा था और मैंने कुछ कैफ के बेसिक स्टैंडर्ड्स रिवाइज किए थे। CFAP 1 के स्टैंडर्ड्स करता हूँ मैं अब शुरू, और जिस IAS से शुरू कर रहा हूँ वो है IAS 36। अच्छा, ये जो रिकॉर्डिंग वाले हैं ना, इनको एक बड़ी मुखलिस और ख़ास नसीहत। आपके ना अगर आर्टिकल्स अभी चल रहे हैं, रिकॉर्डिंग वाले आर्टिकल्स वाले होंगे मोस्टली, तो आप ने या तो अपने दिल की तसल्ली के लिए या अपने ऑफिस के प्रेशर के लिए ये एक्सेप्ट कर लिया कि बस ऑनलाइन क्लासेस ले लेते हैं, लेकिन इससे ना फर्ज पूरा नहीं होगा, आपको लेक्चर सुनने भी पड़ेंगे। लेक्चर सुनने के लिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम अवेलेबल होगा तो लेक्चर सुनेंगे करेंगे ना, तो आपसे कभी नहीं लेक्चर पूरे होने। अभी जुलाई चल रहा है, ये एक्सेस आपको, ये जो रिकॉर्डिंग वाले हैं 31 दिसंबर तक अवेलेबल है, और चूंकि यही अगली दफा भी सुन रहे होंगे लोग, तो चलो 30 जून तक अवेलेबल होगी। आपका दिसंबर आ जाना है और आपसे लेक्चर पूरे नहीं होने, तो इसलिए मैं बड़ी मुखलिस एडवाइस दे रहा हूं कि आप अंदाजा, मैंने कल वाली क्लास में कहा था, तकरीबन ना कोई 115 के करीब लेक्चर्स बनेंगे। दिन तो चलो 55-60 हैं, लेकिन नंबर ऑफ लेक्चर्स तकरीबन 115 के आसपास होंगे। और 115 लेक्चर्स का मतलब है कि हर हफ्ते में तकरीबन 6 लेक्चर आ रहे होंगे, या अगस्त में चूंकि मैंने संडे का कहा था तो 8 लेक्चर हो जाएंगे। अब आप अपना प्लान बना लीजिए, एक हफ्ते में 8 लेक्चर पूरे होने चाहिए। अब आप उसके लिए चाहे सुबह का टाइम लेके बैठे, चाहे रात का टाइम लेके बैठे। अच्छी बात नहीं है कि आप ऑफिस ड्यूरेशन में करें, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन चलें, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन जब तक आप रोजाना के 2 लेक्चर्स या कम से कम पूरे वीक में फैला के रोजाना का 1 लेक्चर नहीं करेंगे ना, आपसे दिसंबर में लेक्चर नहीं पूरे होने। तो इसलिए इसको डिसिप्लिन से चलाना पड़ेगा, वरना आपसे मैनेज नहीं होगा। आप जैसे ऑफिस के लिए रोजाना, हो सकता है किसी की कन्वीनियंस का मसला हो तो रोजाना 9 बजे 8 बजे पहुंच जाते हैं, तो ऐसे ही ना आपको लेक्चर्स का भी डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। और 2 पे 1.75 पे भी खुदा के लिए ना सुनना, जो लेक्चर जिस स्पीड पे चल रहा है 1 पे उस पे चलाएं, और सिर्फ चलता हुआ लेक्चर ना देखें, अगर उसके साथ कोई सवाल कह रहा हूं तो सवाल भी करें। IAS 36 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। अच्छा, अगर कोई बहुत टेक्निकल बात मिसाल से समझाने वाली होगी ना, वो बोर्ड पे लिखूंगा, वरना मैं ज़बानी समझाऊंगा और आपको बुक में से कहूंगा फलाने पेज पे फलानी चीज पढ़ लें। वो पढ़ना है साथ साथ, मुर्दों की तरह नहीं बैठना है, पढ़ना है साथ साथ। तो जो ज्यादा कोई टेक्निकल बात समझाने वाली होगी वो मैं बोर्ड पे मिसाल से समझाऊंगा, वरना बाकी मैं ज़बानी बोलूंगा, और फिर जो पढ़ने को कहूंगा वो पढ़िएगा। ये मैंने बुक में चैप्टर नंबर 2 बनाया हुआ है, और इसके पहले पेज पे आ जाए। चले पहुंचे। स्कोप का मतलब होता है कि इस IAS की एप्लीकेशन किस किस पे है, या लेकिन इसको लिखने का तरीका होता है कि किस किस पे नहीं है। तो आप एक बार ये लिस्ट पढ़ के देखें, फिर मैं आपको उसका अपोजिट साइड बताता हूं कि किस किस पे फिर बच गया। ये IAS अप्लाई नहीं होता इन्वेंटरीज पे, ये IAS अप्लाई नहीं होता। IFRS 15 एक चीज पढ़ानी है, उसमें भी हम लोग कोई डेटर रिसीवेबल वगैरह बनाया करेंगे, उस पे अप्लाई नहीं होता। डेफर्ड टैक्स एसेट्स पे अप्लाई नहीं होता। IAS 19 में भी कुछ एसेट्स हैं, उन पे अप्लाई नहीं होता। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे अप्लाई नहीं होता। तो ये जरा एक लिस्ट एक बार पढ़ के देख लें, फिर मैं आपको उसका दूसरा एंगल बताता हूं। ये एग्जाम उसका डब्बा नहीं, सिर्फ स्कोप। कौन सा लगेगा? हाँ जी, अरे इतना सा। अच्छा, इसकी दूसरी साइड, ये IAS मेनली फिर लग किन पे रहा है, यानी मेन वो एसेट्स कौन से रह गए जिन पे इसने लगना है? ये मेनली लगना है PPE पे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, यानी IAS 16। ये मेनली लगना है इंटेंजिबल एसेट्स पे, यानी IAS 38। और ये मेनली लगना है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जो कॉस्ट मॉडल पे। मेनली ये 3 ही चीजें रह जाती हैं, इसके अलावा और कोई IAS बचता, और की चीज बचती नहीं जिस पे IAS लगे। तो मेनली ये इन पे एप्लीकेबल है। 2-3 कर देने थे, यही की है, जो 2-3 है वो देख लें। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट समझें। बचपन की बात, डेटर, अगर डेटर्स
50 मिलियन के बैलेंस शीट में आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इससे पैसे मिल जाएंगे, तो फिर तो ठीक है, ये एसेट है। लेकिन अगर लगता है कि इसमें से 10 मिलियन नहीं मिलेगा, तो एहतरामन इसको एसेट कहते रहे। जब पता है 10 मिलियन नहीं मिलेगा, क्योंकि एसेट कॉन्सेप्चुअली क्या होता है, क्या होता है एसेट, जिससे फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे, तो हमें उससे फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे, इसलिए एसेट कहते हैं। तो अगर हमें इससे फ्यूचर बेनिफिट्स मिलते नजर आ ही नहीं रहे, तो फिर एमी दिल दुखेगा इसको एसेट कह के। तो एसेट का तो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि इससे फ्यूचर बेनिफिट्स मिले। और बड़े बुरों का कॉन्सेप्ट है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कि एसेट्स को उनकी औकात से बढ़ा के नहीं दिखाना। तो अगर हमें इससे इतनी रिकवरी हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो फिर इसको एसेट कहने की जरूरत नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट इन पे भी अप्लाई होता है। आइए 16 अप्लाई कर दिया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी वगैरह, किस अमाउंट पे बुक्स में आ रही होगी, है जी? प्लांट मशीनरी किस अमाउंट पे बैलेंस शीट में आएगी? WDV कैसे निकली होगी? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिडक्शन। और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो रिवैल्यूड अमाउंट है एक्यूमुलेटेड डिडक्शन, ये कहलाती है उसकी कैरिंग अमाउंट। इसी तरह से ये भी है, इसी तरह से ये भी है। तो ये अपने अपने आईएएस के मुताबिक एक कैरिंग अमाउंट्स पे आ गई, इसको हम कह देते हैं इसकी कैरिंग अमाउंट। लेकिन ये एक हिस्टोरिक चीज है, इतने की खरीदी थी माइनस इतनी डेप्शन, इतनी डेप्शन, इतनी डेप्शन, तो एक हिस्टोरिक चीज है। तो अगर हमारी बुक्स के अंदर प्लांट एंड मशीनरी 500 मिलियन पे शो हो रहा है उसकी कैरिंग अमाउंट, तो वही जो कॉन्सेप्ट्स इनके पीछे थे ना कि बेनिफिट्स मिलने हैं तो बताएं, बढ़ा चढ़ा के ना बताएं। तो IAS 36 की जिंदगी का मकसद ये है कि ये वाले भी एसेट्स ही हैं, तो इनको भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना, इनको कंपेयर कर लेना है इनसे मिलने वाले बेनिफिट्स पे। उस मिलने वाले बेनिफिट को कहते हैं रिकवरेबल अमाउंट, कि इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, रिकवरेबल, रिकवर्ड नहीं, रिकवरेबल, कि हमें इससे कितना बेनिफिट मिलेगा। अगर हमारा बेस्ट अंदाजा है कि इतना बेनिफिट मिल जाएगा तो बस ये ठीक है, और अगर हमें लगता है कि इतना मिलेगा तो फिर इसकी औकात ये है, हमें इसको औकात से बढ़ा के नहीं दिखाना। तो इसको हमें राइट डाउन करना पड़ेगा और एक लॉस होगा, इसको कहेंगे इम्पेयरमेंट लॉस। ये इस आईएएस की जिंदगी का मकसद है कि मेनली ये वाले एसेट्स इनको अपने आईएएस के मुताबिक पहले तो जिस वैल्यू पे आने बनते थे ले आए, फिर चेक कर लें कि इनकी औकात कितनी है। उस औकात को कहते हैं रिकवरेबल अमाउंट। अगर ये अपनी औकात से कम पे शो हो रहे हैं तो सही है, लेकिन अगर इनकी औकात कम है तो इनको औकात पे लाना पड़ेगा, और जो डिफरेंस है वो इम्पेयरमेंट लॉस कहलाएगा। ये इस आईएएस का मेन कॉन्सेप्ट है। पहले पेज पे आखिर में 4 पॉइंट्स लिखे हैं। पहले पेज पे आखिर में 4 पॉइंट्स, पहला और तीसरा पढ़ लें, पहला और तीसरा। हाँ नहीं, पहला तीसरा, ओके। अच्छा, चौथा समझाता हूं। जब हमने एसेट की कैरिंग अमाउंट को इससे कंपेयर किया और औकात बहुत कम थी, तो ये हमें एक और फिगर भी बनाए के देगा कि हम तो सोच रहे थे 20 साल चल जाएगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 20 साल ना चल सके। तो जब भी इसको इंपेयरमेंट टेस्ट, इसको कहते हैं इंपेयरमेंट टेस्ट करना, इसको कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल से कंपेयर करना, तो इससे हमें यह भी सोचना चाहिए कि हमारे जो एस्टिमेट्स थे क्या वो सही हैं या उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है। ये पॉइंट 4 में लिखा हुआ है। जी, पहला पेज पॉइंट 4, ओके। रिकवरेबल अमाउंट यानी कितनी हमें इससे फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी है, इसको हमने बेचना है, क्यों खरीदा था, यूज करना है। तो अगर हमने इसको यूज किया तो ओवर द लाइफ हमें टोटल कितने बेनिफिट्स मिलेंगे। एक मेन तो ये बेनिफिट्स हैं, लेकिन बहरहाल मायूसी का एक रास्ता तो और भी है, अगर नहीं यूज करना तो बेच भी सकते हैं। तो इससे मिलने वाले बेनिफिट्स, एक इसका मेन रास्ता और एक चोर रास्ता। मेन रास्ता यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, चोर रास्ता नहीं यूज करना तो बेचेंगे तो क्या मिलेगा। तो इन दोनों में से जो हायर है उसको रिकवरेबल अमाउंट कहते हैं। पॉइंट 3 पढ़ लें, पॉइंट 2 पढ़ लें, पहले पेज पे लिखे हुए एंड पे 4, पॉइंट 2 पढ़ लें।
हाँ जी, पॉइंट 2, इनको कैलकुलेट कैसे करना है ये है अभी आगे डिस्कशन। पहले कुछ जरा ज़बानी चीजें पढ़ा लूं। अगले पेज में आए, वो पढ़ाना है, कैश जनरेटिंग यूनिट भी पढ़ाना है। अच्छा, अगले पेज में आए, ये जो इन दोनों का कंपैरिजन है, इन दोनों का कंपैरिजन अगर हम रोज, हर हफ्ते, हर महीने करते रहेंगे तो फिर काम कब करेंगे? तो इसलिए ये कंपैरिजन कब करें, इसके लिए अगले पेज के टॉप पे देखें, 3 नाम है। एक वो इंटेंजिबल एसेट्स जिनकी लाइफ इंडेफिनिट है, एक वो इंटेंजिबल एसेट्स जैसे सॉफ्टवेयर जो अभी बन रहा है, नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, और गुडविल, ये ग्रुप बैलेंस शीट जब कंसोलिडेशन पढ़ेंगे ना तब आएगी। वो इंटेंजिबल एसेट जो अभी बन रहा है, वो इंटेंजिबल एसेट जो इंडेफिनिट यूज होगा, और गुडविल। इन तीनों के लिए ये काम कब करना है? हर साल। और इसके अलावा बाकी सब के लिए देखें, एक है शुगर का मरीज, उसको शुगर कब चेक करनी चाहिए? शुगर का, ब्लड प्रेशर का मरीज है? डेली ना, रेगुलरली करनी चाहिए। और फिट आदमी बिल्कुल, उसको भी है। हाँ, तो जब उसको सिम्टम्स लगे तो इंटेंजिबल एसेट जो अभी बन रहा है, इंटेंजिबल एसेट जिसकी इंडेफिनिट लाइफ है, और गुडविल, इन तीनों को करना है हर साल कंपेयर, इंपेयर नहीं, हर साल कंपेयर। और इसके अलावा बाकी जो सेहतमंद एसेट हैं उनके सिम्टम नजर आए तो टेस्ट कर लें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ये लेफ्ट और राइट दोनों कॉलम में ये बात लिखी हुई। दूसरे पेज के टॉप पे जो टेबल बना हुआ है, ये मैंने उसकी बात की, पढ़ ले। ये जो मैं सिम्टम्स कह रहा हूं ना, यहां पर उसको इंडिकेशन का हुआ। कि इनको हर साल क्यों चेक करना है? ये जो इंटेंजिबल एसेट होता है ना, जिसकी लाइफ इनडेफिनिट है, IS 38 बचपन, ये CFAB में कोई IS 38 पे लंबी बातें नहीं है, ये बचपन का ही पढ़ा हुआ है। ये जिसकी लाइफ इनडेफिनिट होती है ना, वो इमोर्टाइज नहीं होता, यानी वो हमेशा किस पे आता रहेगा? कॉस्ट पे। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी औकात छोड़ चुका हो, हम उसको वही कॉस्ट पे शो किए जा रहे हो। देखिए, जो एसेट डेप्रिशिएट होता जा रहा है, उम्मीद है कि वो अपनी औकात पे आता जा रहा होगा, लेकिन एक को हम डेप्रिशिएट ही नहीं कर रहे, कॉस्ट पे ही रख के बैठे हुए, तो उसको हमें फिर हर साल एहतियातन चेक करना चाहिए कि कहीं ये तो इंपेयर्ड नहीं है। तो इसको चूंकि अमोर्टाइज नहीं करते ना, इसलिए इसको साथ साथ चेक करें। और जो भी बन रहा है, IS 38 का मिजाज जो है ना, वो कहते हैं जी बड़ी सख्तियां हैं, उन कंडीशंस को पूरा करो तो एसेट बनाओ। तो एक एसेट अभी बन रहा है, वो बेचारा अभी इस काबिल ही नहीं है कि बेनिफिट देने शुरू करे, तो इसलिए उसको भी हर साल एहतियातन चेक कर लेना चाहिए। और गुडविल वो फिर कंसोलिडेशन में बताऊंगा। हाँ जी, पेज 2 का टेबल। ओके, अच्छा, अब ये सिम्टम्स हैं क्या? आप लोग अच्छा नहीं कर रहे जिंदगी में, अच्छा नहीं पढ़ रहे, आपके अम्मा अब्बा को कैसे पता चलेगा? है? और रिजल्ट तो बड़ी दूर की बात है? खुद हरकतें चेक कर लेंगे, घर में आपकी परफॉर्मेंस देख लेंगे, और कैसे पता चलेगा? कोई और बता देगा। तो 2 ही बातें, या वो खुद देख लेंगे या कोई और बता देगा। तो हमारे ये एसेट्स, अब इनमें वो बात नहीं रही, या तो बिजनेस को खुद पता चल जाएगा या बाहर वाले बताएंगे। तो ये जो बाहर वाले बताएंगे इनको कहते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंडिकेशंस, और जो खुद पता लग जाएगा वो इंटरनल है। एक्सटर्नल समझाता हूं। जैसे जैसे प्लांट पुराना होता जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी? कम होती जाएगी। लेकिन अगर अचानक ही गिर गई है, यानी इस मशीन की अब वो वैल्यू नहीं रही, तो फिर अचानक ही कुछ हुआ है। अब वो अचानक क्या हुआ हो सकता? उससे बेहतर टेक्नोलॉजी की मशीन आ गई मार्केट में, अब लोग इस मशीन को नहीं खरीदा करते। अच्छा, इसका एक और दूसरा फैक्ट, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है तो इससे जो प्रोडक्ट बनता था नई मशीन से, फिर प्रोडक्ट भी बेहतर बनने लग गया होगा। तो जो इस मशीन से प्रोडक्ट बनता था, फिर वो प्रोडक्ट भी मार्केट में इतना मशहूर नहीं रह जाएगा। तो ये भी नहीं, इन्वेंटरी इंपेयर्ड नहीं हो जाएगी। हमें ये शक पड़ जाएगा कि इस मशीन से हमने जो बेच के कमाना था, अब हम उतना नहीं कमा सकेंगे। तो मशीन की वैल्यू मार्केट में गिर जाना इज एन इंडिकेशन कि अब इसमें वो बात नहीं रही। ये मैंने आपको एक्सटर्नल सोर्सेज में से पहला पॉइंट बता दिया, ये पढ़ लें। हाँ जी जी, इसमें लिखा है कि where the value has declined as a result of normal use. तो normal use तो normally damage ये कहाँ लिखा है? external का term। Value has declined significantly more than expected as a हाँ, result of normal use। देखिए, प्लांट पुराना होता जाएगा तो उसकी मार्केट वैल्यू गिरेगी, तो वो तो गिरनी ही थी, जितनी गिरनी थी उससे ज्यादा गिर गई है, तो इंडिकेशन है। देखें, जैसे जैसे एसेट पुराना होता जाएगा, जैसे जैसे वो यूज होता जाएगा, तो उसकी वैल्यू गिरेगी ना,
वो तो नेचुरल थी, लेकिन अगर जितनी गिरनी चाहिए थी उससे सिग्निफिकेंटली ज्यादा गिर गई तो फिर कुछ और चक्कर है, तो वो चक्कर जो है वो इंडिकेशन है। हाँ जी ए, अरे इतनी देर लगाएंगे तो रिपोर्टिंग खत्म कैसे होगी? ए पढ़ लिया, अच्छा बी समझाता है। कम ही होगी ना, अगर डिमांड कम होगी इससे वैल्यू को अपना सॉरी करवा जो इनको है वो कम होगा, इससे जो भी चीज आनी है हाँ तो उसकी डिमांड कम होगी नई टेक्नोलॉजी आने से, हाँ तो उसकी वैल्यू तो अपना सॉरी इसके फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। हाँ यही बता रहा हूँ ना कि अगर ये मशीनरी मार्केट में सस्ती हो गई है तो हमने इसको बेचना नहीं था, लेकिन इसके सस्ते होने से हमें एक इशारा मिल रहा है कि इससे जो प्रोडक्ट बनता था फिर वो भी हल्का हो गया होगा, और इस मशीन से जो हमने कमाना था वो हम उतना नहीं कमा सकेंगे, ये इंडिकेशन है। अच्छा जी, गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिया कि ये जो प्रोडक्ट हम इस मशीन से बनाया करते थे ये आइंदा से हराम है, अब ये नहीं बिकना पाकिस्तान में, तो हमें चोर रस्ते से कहीं इधर उधर बेचना पड़ेगा, लेकिन सेल्स तो इफेक्ट होंगी ना। तो हमें इस मशीन से जो जो फायदा होता था गवर्नमेंट के लॉ आने की वजह से बुरा असर पड़ा और फायदे कम होंगे, या कोई नया कंपेटिटर मार्केट में आ गया तो पहले हमारा जो बिजनेस चल रहा था डाउन हो गया, या फिर मुल्क के हालात खराब हो गए तो जो पहले बिजनेस चल रहा था वो डाउन हो गया, तो मुल्क के हालात खराब हो जाए, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सख्तियां आ जाए, कंपेटिटर आना शुरू हो जाए, इन सब से हम पे बुरा असर पड़े, ये एक इंडिकेशन है। ये मैंने आपको बी बता दिया। हाँ जी बी। अच्छा सी जो है ना वो अभी बस ऐसे ही मान ले आए इस पे, ये है कोई चीज, ये जब वैल्यू यूज पढ़ाऊंगा ना तो उसकी वजह समझ आएगी, तो सी को बगैर समझे ही मान ले आए। डी समझाता हूं। हमारी कंपनी हम जो अपने एसेट्स पे आईएस लगा रहे हैं, हमारी कंपनी की एसओएफपी में इक्विटी यानी कैपिटल रिजर्व्स सारे ये सब मिला के बैलेंस शीट में आ रहे थे 600 मिलियन, ये हमारी इक्विटी की बुक वैल्यू है, और हमारे जो शेयर्स थे इशूड शेयर कैपिटल वो 4 मिलियन रुपए का था, और 4 मिलियन शेयर्स थे। एक शेयर हमारा मार्केट में 120 रुपए का ट्रेड हो रहा है। हमारी कंपनी का एक शेयर मार्केट में 120 रुपए का ट्रेड हो रहा है। जो लोग हमारी कंपनी के ओनर हैं अभी बुक्स के मुताबिक वो कितने रुपए के मालिक हैं? 600 मिलियन। अगर वो सारे के सारे शेयर्स किसी को बेच दें तो लोग उनको कितने पैसे देंगे? यानी जो अभी हमारा बिजनेस है बाहर वाले उसका ओनर बनने के लिए बस इतने पैसे देने को तैयार है, यानी उनकी नजर में हमारा बिजनेस गिर गया हुआ है, हमें ही नहीं पता चल रहा, उन लोगों को लगता है हमारे बिजनेस में वो बात नहीं है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि अगर हमारी इक्विटी की बुक वैल्यू ज्यादा है, और इसको कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये कम है और बुक वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब है लोग हमारी कंपनी के ओनर बनना नहीं चाहते। तो क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हमारी कंपनी डाउन जा रही है, तो ये भी एक इंडिकेशन है, ये पॉइंट डी है। जी तो क्या ये किसी इकोनॉमिक रिवर्स इफेक्ट है, जैसे तमाम के तमाम जो पाकिस्तानी इकोनॉमी एक कंपनी के तो फिक्स एसेट्स हैं वो इम्पेयर हो? नहीं, वो इंपेयरमेंट टेस्टिंग करके चेक करेंगे। अगर किसी को खांसी आ रही है तो पक्का नहीं कि कैंसर है, उसको टेस्ट करा लेना चाहिए। तो अगर मुल्की हालात खराब है तो उसका मतलब ये नहीं कि इंपेयर्ड हैं, इसका मतलब वो टेस्ट करा लें, हो सकता है ना हो इंपेयरमेंट लॉस, तो उनको टेस्ट करा लेना चाहिए। हाँ जी पॉइंट डी। अच्छा ये इंटरनल भी देख लें फिर नमाज पढ़ लेते हैं। इंटरनल सोर्सेज, अगर बिजनेस को खुद ही पता चल जाए कि हमारे एसेट्स में वो बात नहीं रही, तो खुद ही कैसे पता चल जाएगा? एसेट्स फिजिकली डैमेज हो जाए तो पता चल जाएगा, या फिर हमने जो सोचा था 2-3 साल गुजार लिए हैं और वैसा अब एसेट परफॉर्म कर नहीं रहा, तो ये भी हमें खुद ही उस एसेट की औकात पता चल गई। या फिर हम एसेट को जैसे यूज कर रहे थे हमने खुद ही उसका यूज चेंज कर दिया। पढ़ा मैं आई-36 रहा हूं, लेकिन चलें क्रिकेट की मिसाल देता हूं। एक पोटेंशियली बहुत जबरदस्त किस्म का ओपनर था, हमने उसको बैटिंग ऑर्डर 6 पे डाल दिया, अब हमने उसका यूज चेंज हुआ, यूज चेंज किया, उसका सत्यानाश हो गया। तो अगर किसी एसेट को हम जैसे यूज करते थे हमने ही उसका कोई यूज चेंज किया और उससे उस एसेट पे बुरा असर पड़ा। अच्छा हम ऐसा क्यों करेंगे? जान के थोड़ी करेंगे, हमें लग रहा होगा हम सही फैसला कर रहे हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनियां उसके मुख्तलिफ शहरों के रूट पे बसेस चलती हैं, तो हमने ना एक लग्जरी बस लाहौर इस्लामाबाद के रूट से निकाल के हमने एक लग्जरी बस लाहौर इस्लामाबाद के रूट से हटा के तो लाहौर साहिवाल डाल ली। तो हमने सोचा था बहुत सवारियां हैं तो शायद बस अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेगी, लेकिन नहीं कर रही। तो हमने एसेट का यूज चेंज किया और उससे अब उस एसेट के बेनिफिट्स कम हो गए। तो ये तीनों पॉइंट्स बता दिए आपको, इंटरनल के तीनों बता दिए, EFG तीनों बता दिए।
हाँ जी, तीनों पॉइंट्स। अच्छा, ये जो लिखा है ना डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी, ये अभी इस वक्त इसको छोड़ दें। जब आप कंसोलिडेशन पढ़ चुके होंगे, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, सब्सिडरी पढ़ चुके होंगे, ये उसके बाद समझने के काबिल होंगे। तो इसलिए ये पॉइंट एच छोड़ दिया मैंने, बाकी आपको ABCDEFG तक सारे बता दिए। चलें मगरिब पढ़ लें। इसका सेल भी चेंज करा देना यार वो। अच्छा, अभी मैंने क्या किया था, इंडिकेशन से बात रोकी थी। ओके, इंडिकेशन डन। न्यूमेरिकली बात यहां पहुंची थी कि इन एसेट्स को औकात से बढ़ा के नहीं बताना। अभी फिलहाल बुक्स में किस अमाउंट पे रिपोर्टेड है, कैरिंग अमाउंट पे। हमने चेक करना है कि इनसे मिलने वाले बेनिफिट्स इससे ज्यादा हैं या कम है। अगर ज्यादा है तो अच्छी बात है, अगर कम है तो हमें इसको डाउन करके इंपेयर कर देना चाहिए। इसको कैलकुलेट कैसे करना है, दो बातें। अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, उसको कहते हैं वैल्यू इन यूज, यानी इस्तेमाल करने में क्या वर्थ छुपी हुई है। या अगर नहीं इस्तेमाल करने का दिल तो बेच देंगे। बेचेंगे तो नेट कितने पैसे मिलेंगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इन दोनों में से जो हायर है उसको कहते हैं रिकवरेबल अमाउंट। मैं पेज 2 पे हूं और पेज 2 के ना आखिर में एक हेडिंग है मेजरिंग रिकवरेबल अमाउंट। पेज 2 के आखिर में हाँ जी, पेज 2 पहुंचे। इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल कौन सी है प्लांट से बेनिफिट्स लेने के लिए, वैल्यू इन यूज या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। क्योंकि हमारा मकसद इस्तेमाल करना है। तो अगर किसी वजह से फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं भी पता चल रही ना, तो वैल्यू इन यूज ही को रिकवरेबल अमाउंट कह देंगे। दूसरा पॉइंट पढ़ लें पेज 2 के सबसे आखिर में। ओके, हमने रिकवरेबल अमाउंट निकालनी थी। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जल्दी पता चल गई, वो आ गई 510 मिलियन। और वैल्यू इन यूज में अभी जरा कैलकुलेशंस में टाइम लगना था, तो इस पे मेहनत करें या रहने दें? नहीं, रहने दें, क्योंकि या तो ये इससे कम आएगी तो ये रिकवरेबल है, या ये ज्यादा आएगी तो फिर रिकवरेबल और ज्यादा है, तो इंपेयरमेंट हरगिज है ही नहीं। तो इस मेहनत में से अगर एक ही वैल्यू पता चली और वही इससे ज्यादा आ गई तो फिर दूसरी पे टाइम जाया नहीं करना। ये पॉइंट 1 पढ़ लें। हाँ जी, ओके, चले पेज 3 पे आए। और ये जो पॉइंट 3-4 है इसको फिलहाल छोड़ता हूं, क्योंकि ये यहां से मैंने CGU इंट्रोड्यूस कराना है, तो इसको फिलहाल छोड़ के उससे नीचे आते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये आसान सी बात है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का मतलब है कि अब से ऑनवर्ड्स अगर इसको बेचा, बेच चुके हैं हम प्लांट को नहीं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है कि अगर बेचा तो कितने का बिकेगा फेयर वैल्यू, और कितना खर्चा होगा कॉस्ट टू सेल। और ये जो है ना कितना खर्चा होगा, इसका एक और स्टाइल कहने का ये है कि बिकेगा तो खर्चा होगा, नहीं बिकेगा तो वो खर्चा कॉस्ट टू सेल है जो इंक्रीमेंटल है। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है कि किसी काम से रिलेटेड अगर कोई खर्चा इंक्रीमेंटल है तो उसका मतलब है वो काम होगा तो खर्चा होगा, वो काम ना हुआ तो खर्चा नहीं होगा। तो फेयर वैल्यू का मतलब है जो फेयर वाकई वैल्यू बनती है, मजबूरन वैल्यू नहीं। यानी हमने प्लांट बेच के निकलना है, कोई कह रहा है कि अभी पैसा चाहिए तो बताओ इतने पैसे दूंगा, ये मजबूरन वैल्यू है। अगर कोई बेचने का प्रोसीजर नॉर्मल 3-4-5 महीने का है तो उस नॉर्मल प्रोसीजर पे चलते हुए कितने का बिकेगा, ये फेयर वैल्यू है। और कॉस्ट टू सेल कौन सा खर्चा लेना है, जो खर्चा करेंगे तो बिकेगा, या बेचना होगा तो खर्चा करना पड़ेगा, ये है कॉस्ट टू सेल। इसके लिए आप ना फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की हेडिंग में पहले 2 पॉइंट पढ़ लें, फिर तीसरा मैं समझाता हूं। पहले 2 पॉइंट पढ़ लें। हाँ जी, पहले 2 पॉइंट। दूसरे पॉइंट में कोई मसला नहीं। हाँ, इंक्रीमेंटल कॉस्ट को हमने कॉस्ट टू सेल कहना है, लेकिन 2 खर्चे इसमें शामिल नहीं करने। एक जो इसको बेचने पे प्रॉफिट होगा और उस पर जो टैक्स पड़ेगा, और दूसरा फाइनेंस कॉस्ट। अच्छा, टैक्स को क्यों छोड़ दें, क्योंकि टैक्स तो बिजनेस पे पड़ता है ना, वो तो बिजनेस पता नहीं कौन सी स्लैब में फॉल करेगा, टैक्सेबल होगा नहीं होगा। तो एसेट बेचने के खर्चों में इनकम टैक्स को शामिल ना करें। और अगर हम ये खर्चा करेंगे और पैसे वैसे होंगे नहीं, और हम रनिंग फाइनेंस या ओवरड्राफ्ट से खर्चा करेंगे तो उसमें इंटरेस्ट भी पड़ेगा, तो वो एसेट बेचने का खर्चा है, फिर वो तो हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए पड़ेगा। तो इंटरेस्ट को एसेट बेचने का खर्चा नहीं मान लेना। तो पॉइंट नंबर 2 में कॉस्ट टू सेल का मतलब है सारे वो खर्चे जो बेचते हुए होंगे सिवाय इनकम टैक्स के और इंटरेस्ट कॉस्ट के। ये तो देखो IFRS 13 की ना डेफिनेशन लिखी हुई है, और अभी हम इस वक्त बात कर ही सिर्फ एसेट की रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ एसेट वाली बात पढ़ लें। ये तो पूरी डेफिनेशन छाप दी ना IFRS 13 वाली, IFRS 13 वाली। तो इसमें से सिर्फ एसेट वाला पोर्शन देखें। फेयर वैल्यू वो वैल्यू है कि अगर हमने एसेट बेचा तो जो पैसे मिलेंगे
उसको फेयर वैल्यू कहते हैं। और कॉस्ट टू सेल इंक्रीमेंटल खर्चे। इन इंक्रीमेंटल खर्चों की एग्जांपल क्या हो सकती है, ये पॉइंट 3 की 1.5 लाइन छोड़ के एग्जांपल्स पढ़ लें। ये 1.5 लाइन अभी रहने दें, जो उस 1.5 लाइन के नीचे एग्जांपल्स लिखी हैं वो पढ़ लें कि कॉस्ट टू सेल की मिसालें क्या क्या हो सकती हैं। लीगल कॉस्ट क्या हो सकता है, हमें एसेट बेचने के लिए कोई डीड बनवानी पड़ती हो, स्टाम्प पेपर होता हो तो उसका खर्चा, स्टाम्प ड्यूटी का खर्चा। हो सकता है कि किसी इलाके में कोई और टैक्स लगाओ कि फलानी गाड़ी फलाना प्लांट बेचेंगे तो इतना टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स नहीं, कोई और टैक्स। हो सकता है एसी बेचना है तो उसको उखाड़ना भी तो पड़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ रिमूविंग दी एसेट। स्टैम्प पेपर होता है ना, तो उसके ऊपर एक अमाउंट होती है सर्टेन, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी है तो एक सर्टेन स्टैम्प पेपर के ऊपर वो एग्रीमेंट लिखा जाता है, तो उस पेपर की एक कीमत होती है, वो ड्यूटी गवर्नमेंट को देनी होती है। हाँ, तो ये मिसालें हैं उस खर्चे की जो एसेट बेचने के लिए होगा। अच्छा, फैक्ट्री में इस वक्त प्लांट लगा हुआ है जिसकी हम इस वक्त बातें कर रहे हैं, तो प्लांट उखाड़ने का खर्चा, उसको बेचते हुए किसी को कमीशन देने का खर्चा, ये सब कॉस्ट टू सेल है। अगर प्लांट बेच दिया, अच्छा मिसाल चेंज करता हूं, कभी घर से कोई सोफा फ्रिज उठा के कहीं बेच दिया, तो वो जो नीचे मट्टी शट्टी थी वो चलो साफ कर दी, लेकिन वो जगह खाली खाली नजर आने लगी, सूना सूना लग रहा था, तो उसकी वजह से शायद बाकी सेटिंग चेंज करनी पड़े। तो वो जो बाकी सेटिंग चेंज करनी पड़ रही है वो उस फ्रिज को बेचने का खर्चा है नहीं ना, वो तो उसके बाद के मामला सेटल करने का खर्चा है। तो हाउ एवर के बाद वाली बात पढ़ लें। प्लांट को अगर बेचा तो उसके बाद हो सकता है उसके वर्कर्स को नौकरी से निकालने पे कुछ पैसे देने दिलाने पड़े, हो सकता है जो बाकी टेढ़ी मेढ़ी जगह हो गई थी उनको ठीक करना पड़े, तो वो खर्चे प्लांट बेचने का खर्चा नहीं है। तो ये हाउ एवर के बाद वाली बात पढ़ लें सारी। रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट किधर लिखा है? वो प्लांट बेचने का खर्चा है नहीं ना, है? नहीं नहीं नहीं, क्या वो प्लांट बेचने का खर्चा है? हमने इस एसी को उतार के बेचना है, तो इसके बेचने का खर्चा कौन सा जरूरी है करना? उतारने का खर्चा। अब इसको उतार दिया, हम उदास रहने लगे, एसी होता था, अब उस उदासी को बुलाने के लिए बाहर पार्टी करने चले गए, तो वो भी एसी बेचने का खर्चा है। बाहर जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, वो मोटरसाइकिल रिपेयर करानी पड़ी, वो भी एसी बेचने का खर्चा है नहीं ना। तो एसी बेचने का खर्चा कॉस्ट टू सेल है, उसके बाद के हालातों वाकयात में होने वाला खर्चा बेचने का खर्चा नहीं। यानी हमें डिलीवर करना पड़ा, हाँ वो हमें खर्चा, वो खर्चा करना पड़ेगा ना। अच्छा, अभी पॉइंट 3 की 1.5 लाइन क्या है ये समझाता हूं। IAS 37 ना, ये सीफैप में नहीं है, ये बचपन में कैफ में पढ़ा हुआ है आपने। प्लान डेबिट, कैश क्रेडिट, और अगर IAS 37 के मुताबिक हमारी जिम्मेदारी है एक सर्टेन पीरियड के बाद उसको उखाड़ के फेंकने की, वो उसकी टर्म कंडीशन होती है कि या तो कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हो या कोई और मसला हो। अगर हमारी जिम्मेदारी है तो IAS 37 के मुताबिक इस उखाड़ने के खर्चे की हमने प्रोविजन बनाई होगी, ये 100, ये 10 और ये 110। अगर हमने IAS 37 के मुताबिक उखाड़ने के खर्चे की प्रोविजन ऑलरेडी बनाई हुई है, तो अब हम इसको ऑलरेडी एक जिम्मेदारी रिकॉर्ड कर चुके, तो अब इस प्लांट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकालते हुए कॉस्ट टू सेल में ये प्लांट उखाड़ने का खर्चा नहीं काउंट करना, वरना वो डबल काउंट हो जाएगा। तो अगर हम उस खर्चे की ऑलरेडी ऑब्लिगेशन बना चुके हैं, फिर उस उखाड़ने के खर्चे को कॉस्ट टू सेल में नहीं लेना। ये पॉइंट 3 की 1.5 लाइन का मतलब है। नहीं, IAS 37 प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, वो होता ही है कि अगर हमने कोई किसी इलाके में प्लांट लगा लिया, हो सकता है उस इलाके की लोकल गवर्नमेंट ने कहा था कि 20 साल है आपके पास, अगर आपको ये शर्त मंजूर है कि 20 साल बाद प्लांट उखाड़ो और यहां से दूर ले जाके फेंको तो लगाओ प्लांट, तो हमने गवर्नमेंट की शर्त मान ली, इस वादे पे प्लांट लगा लिया, तो अब हमारी लीगल ऑब्लिगेशन है प्लांट को कल को उखाड़ना, तो वो प्रोविजन बनेगी और उसका डेबिट प्लांट में जाता है। हाँ जी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के तीनों पॉइंट। ओके है जी। कंटिंजेंट लायबिलिटी बनाई हुई है, बनाई हुई है तो डिस्क्लोज तो जो मर्जी करते रहे, रिकॉग्नाइज्ड, तो जो प्रोविजन बनाई हुई है हमने उस खर्चे को कॉस्ट टू सेल में नहीं काउंट कर लेना। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल डन। अब आते हैं वैल्यू इन यूज पे। अच्छा, वैल्यू इन यूज का ऐसा करता हूं मैं, ये रिकॉर्डिंग वालों के लिए बस मैं ना ये लेक्चर 3 यहीं एंड करता हूं, फिर लेक्चर 4 लगाता हूं, ठीक है? लेक्चर 3 एंड